Dear students, today we will revise civics most important topics of class 10th which are very easy and scoring. First chapter includes power sharing. पावर शेयरिंग में सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशंस को कंपेयर किया गया है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की और एथनिक डाइवर्सिटी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड हेयर। टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री की है उसमें से 59% डच लैंग्वेज बोलते हैं और 40% फ्रेंच लैंग्वेज और रिमेनिंग 1% स्पीक्स जर्मन। उसी तरह उसके दूसरी तरफ श्रीलंका डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 18% तमिल स्पीकर्स and 13% are श्रीलंकन तमिल्स। अब वहाँ पे ज़्यादा जो लोग हैं वो सिन्हाला स्पीकिंग हैं and Sinhala speaking peoples are Buddhist while most of the Tamil are Hindus or Muslims. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका। 1956 में सिंहाला को रिकॉग्नाइज किया गया था एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में श्रीलंका में और तमिल डिसरिगार्ड किया गया। फिर गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ थी उसमें सिंहाला एप्लीकेंट्स और को पोजीशन दी गई यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन 1980 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें स्टेट प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगा बुद्धिज़्म को। उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किया इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट के लिए और इसमें एक सिविल वार भी हो गई। नाउ नेक्स्ट कम्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आपके आते हैं यूनिक सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। बेल्जियम ने यूनिक सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग अडॉप्ट किया। Brussels has a separate government in which both communities have equal representations and community government जो है वो इलेक्ट की जाती थी वहाँ की पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा, and this government engages with cultural, educational and language related issues. Okay, now next, benefits of power sharing. Why power sharing is desirable? Most expected question of this year. Power sharing is desirable because it helps in reducing the possibility of conflict between social groups and brings out stability in political order. And power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise. That's why power sharing is desirable. Now, different forms of power sharing. कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 फॉर्म्स दिए हुए हैं पावर शेयरिंग के इंडिया में। लेजिस्लेटिव, इन विच पार्लियामेंट हाउस इज देयर, एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट्स हाउस एंड थर्ड वन इज जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरी तरह से भी इसको डिवाइड किया गया है पावर शेयरिंग को, एक हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग जो कि यही है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होते हैं। ना पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट को भी डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर इन्फ्लुएंसेस। तो पावर शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का है फेडरलिज्म। अब
what is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituents of country like local government and state government. Now there is one question, that is the difference between unitary and federal government. यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि श्रीलंका में है, उसमें एक ही तरह का गवर्नमेंट होता है और उसके सब यूनिट्स होते हैं, सब ऑर्डिनेट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करती है वही लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर फुलफिल करने होते हैं। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग पावर्स होते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। दोनों गवर्नमेंट सेपरेटली आंसरेबल हैं पब्लिक के लिए। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स देयर आर 3 tiers of government in democratic country. First is central government, second is state government, third is local government. Now there are 2 routes through which federalism can be formed. The first is coming together, in which the independent states come together on their own to form a bigger unit. Second route is holding together, in which a large country decides to divide its power between the constituent states and national government. Now, how India practice federalism? अब आपको सभी को पता है कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, on the basis of their culture, on the basis of geographical divisions. Geographical divisions से जो डिवीज़न हुए हैं वो है नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। एंड स्पीकिंग लैंग्वेज की वजह से जो हुए हैं वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, सो there are 22 more languages other than English and Hindi in India. Now, after 1990, there was a beginning of coalition government that led to a new culture of power sharing and respect for autonomy of state government. That means the powers were shared by local government along with the state government. Now, what makes India a federal country? इंडिया को क्या चीज़ है जो फेडरल कंट्री बनाती है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार ना। इसके क्या रीजंस हैं? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। कौन कौन से हैं वो? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है बेटा? इसमें इंक्लूडेड है नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटिंग टू subjects mentioned in the list like trade, commerce, agriculture and irrigation. While in concurrent list, both the union government as well as the state government, that is education, forest, trade unions, marriage, etc. Now, what is decentralization in India? What are the major steps towards decentralization? This is also an important question where you can answer in about the third tier of democracy, how it is powerful and effective.
how the caste system has been reserved. Seats are reserved in different positions, education as well, for different caste like scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. And the state government are required to share some powers and revenue with local government also. And also, one third of all the positions are reserved for women. This is all about decentralization in India. And now, the key features of federalism that can come in 1 mark question as well, 3 mark question as well. So, there are some important key features. First is rigid constitution, independent judiciary, bicameralism, decentralization of powers, supremacy of constitution, and the most important is our constitution is in written form. So prepare well. That's all for federalism chapter. हाँ तो बच्चों, सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स. इसमें पब्लिक और प्राइवेट डिविजन्स हैं. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का क्या मतलब है? भेदभाव वुमेन से. मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो कि काम कर रही हैं, पेड वर्क कर रही हैं डोमेस्टिक वर्क के अलावा, घर के काम तो करती हैं, बाहर भी काम करती हैं. आपके घर में मेड्स आती हैं, टीचर्स हैं स्कूल में और भी ऑफिसेज वगैरह में, लेकिन जो वुमेन काम कर रही हैं उनको इतना वैल्यू नहीं किया जाता है. और हमारे देश की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन में वुमेन है, नारी शक्ति है, लेकिन मिनिमम जो पब्लिक में स्पेशली रोल है उनका पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, वो बहुत कम है. और जैसे कि आप देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा इज ओनली 12% और स्टेट असेंबली में तो केवल 5% ही है. नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म इज द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सभी के बेसिस पे आप जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं या उनके बीच में डिफरेंसेस करते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू, दैट इज नॉन एज कम्युनलिज्म. एंड गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, एंड इट इज़ वेरी ट्रू. अब प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब एक रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट कुछ डिमांड करता है, तब देश में क्या आता है? इनइक्वालिटीज. ओके. नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट मतलब कि सेक्युलर स्टेट में जो ऑफिशियल रिलीजन है इंडिया का, उसका कोई स्टेटस नहीं है. नो ऑफिशियल रिलीजन इज देयर इन इंडियन स्टेट. जबकि श्रीलंका में बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी. बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन discrimination on grounds of religion is prohibited. Is it actually? Next topic is caste and politics. Caste in politics means exclusion or discrimination against the outcast groups. And it is not politics that get caste ridden. It is the caste that gets politicized. मतलब क्या है इसका? कास्ट जो है उसी की वजह से डिफरेंट पॉलिटिक्स में वेरिएशन आए हैं. पॉलिटिक्स एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ ड्यू टू इनइक्वालिटीज इन कास्ट. ओके. सो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज by bringing them into political arena. So this is all about this chapter. So remember all these important points. Next chapter in
civics class 10th is political parties. Political parties का मीनिंग क्या है? What do you mean by political party? A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. अब इसके 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के. फर्स्ट लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड इज फॉलोअर्स. नाउ कमिंग टू इट्स फंक्शंस. इसका फर्स्ट फंक्शन है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस करवाना. पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज, जो डिफरेंट पॉलिसीज पब्लिक के फेवर में है उनको बनाना और उसको आगे बढ़ाना. नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ अपोजिशन. अब अपोजिशन का क्या काम है? ये तो पॉलिसीज बना रहे हैं जो गवर्नमेंट में है और उनको रोल प्ले कर रहे हैं, प्रॉपरली डिबेट कर रहे हैं. देन अपोजिशन क्या करेगी? उनके कामों को जो गवर्नमेंट में है, जो जीते हैं, और एक चेक रखेगी. चेक मीन्स कीप्स अ चेक मीन्स उनको देखेगी कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं. किसके फेवर में करेगी? ये भी पब्लिक के फेवर में है. ओके, सो बोथ आर इन फेवर ऑफ कॉमन पीपल, दैट इज पब्लिक. नाउ व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज? दिमाग में तो आता होगा ना ये क्वेश्चन. अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो सभी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो कैसा होगा? अपनी ढपली अपना ताल. जिसकी ढपली है वही अपने हिसाब से अपना म्यूजिक बजाएगा. एंड देयर विल बी नो वन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ कंट्री विल run. So political party is necessary to run the country properly. Now second is different types of parties system. वन पार्टी सिस्टम, जिसमें केवल एक ही पार्टी है और दूसरी कोई पार्टी नहीं रहेगी, एक ही पार्टी रजिस्टर रहेगी, वही काम करेगी. ओके, सो दिस इज नॉन एज वन पार्टी सिस्टम. ये केवल चाइना में है अभी. दूसरा है टू पार्टी सिस्टम. कुछ कंट्रीज में जो पावर है यूजुअली दो पार्टीज के बीच में चेंज होता रहता है. इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, जो कि यूके और अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम्स एंड अमेरिका. थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में है. इसमें बहुत सारी पार्टीज एक दूसरे से कॉम्पीट करती पावर के लिए एंड इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ और अलायंस विद अदर्स. अब मल्टी पार्टी सिस्टम में भी क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए कंडीशन है, ये वही पार्टी कर सकती है दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा. अब इंडिया में ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो कितनी हैं? बीजेपी है, बीएसपी, सीपीआई, आईएनसी, एनपीपी एंड आप. इसके अलावा है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो आप देख सकते हैं. सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया के फ्लैग्स भी दिए हुए, उनके सिंबल्स दिए हुए हैं आपको. ओके, देन स्टेट पार्टीज. स्टेट पार्टी कौन सी होती है? A party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislature assembly of a state and wins at least 2 seats is considered as a state party. तो स्टेट पार्टीज इंडिया की कौन कौन सी हैं? समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल. ओके, नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम? अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उनका रोल क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में? फर्स्ट रोल इज रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी. सेकेंड, प्रमोट्स डेमोक्रेसी. थर्ड, फैसिलिटेट्स कोलिशन. फोर्थ, एनकरेजेस पार्टिसिपेशन. फिफ्थ इज स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म.
Now coming to the last point of this chapter, that is challenges and reforms of political parties. What are the challenges to a political party? That is internal democracy जो होगी within the parties. Second is dynastic succession is related to the first one. Up growing role of money and muscle power in parties. And और कौन से challenges हो सकते हैं? Very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. So these are the some challenges for a. Now what reforms should be done? So some changes are introduced by law or Supreme Court in which anti-defection law is there, mandatory file an affidavit giving details of property and criminal cases, mandatory is organizational elections and IT returns. Okay, that's all for this chapter. Now coming to the last topic of civics, outcomes of democracy, in which first topic is why democracy is better form of government, that is assessing outcomes of democracy. So democracy is better form of government because it allows equality among citizens, enhances the dignity of individual, improves the quality of decision making, provides a method to resolve conflicts, and allows room to correct mistakes. Now second topic that is important is democracy produces accountable, responsible and legitimate government, in which accountable means democracy makes sure that the people have right to choose their rulers. There is transparency in government. Responsible means people wish to rule by representatives elected by them. They believe that their problem can be best addressed and people have the right to speak and protest for their demands. Next is legitimate. A democratic government can be slow, less efficient, but it is people's own government. Next is the dignity and freedom of citizens. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of individual. Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunities. As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make more and more even better. Now, accommodation of social diversity. Democracy should produce a harmonious social life and various social divisions. Majority needs to work with minority. Rule by majority means that in case of every decision, different groups come together and participates. Now you can see in flow chart democracy. What are the features of democracy? It is of the people, for the people and by the people. Equal rights, majority wins, and politics, individualism and voting rights. Another flowchart gives you some questions related to outcomes of democracy. Mention any two constitutional provisions that make India a secular state. First one is right to freedom of religion. Second one is prohibition of discrimination. Second question is democracy accommodates social diversity. Support the statement with examples. The examples for this is Belgium and India. Third is describe any 5 factors that democracy a better form of government than other alternatives that we already have discussed about accountable, responsible and legitimate government.
तो बच्चों अब सारे चैप्टर्स रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो बताने जा रही हूँ। अच्छे से नोट कर लीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल इन अ डेमोक्रेसी? डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग मॉडल इन बेल्जियम. Next, explain the different forms of power sharing in modern democracies. Next, explain moral and prudential reasons of power sharing. Next, what is federalism? Mention its key features. Does the Constitution of India ensure federalism? Next, how is Indian federalism different from that of the USA? Explain the three-tier system of governance in India. Next, how does gender division affect society? Next, what are positive and negative aspects of caste in politics? Also, explain the role of women in politics and concept of feminist movement. Next, explain communalism impact on Indian democracy. Next, what are the characteristics of political party? Explain functions of political parties in democracy. Compare the one party and multi-party systems. Why India adopted a multi-party system? Explain. What challenges do political parties face in India? Describe necessity of political parties in a democracy. Next, lack of internal democracy within parties is the major challenge within parties. Explain. What are the expected outcomes of democracy? How do democracy and development go hand in hand? Explain how democracy accommodates social diversity. Most expected question. How is democracy accountable and responsive to the needs of people? And the last, democracy is better form of government than any other alternative. Justify. So learn all these questions well. Now, I will give some key tips to prepare for civics exam of class 10th. Focus on high weightage chapters like power sharing, federalism and political parties. Memorize the keywords like secularism, affidavit, feminist, casteism, etc. Use official sample papers for practice. Utilize official CBSE sample papers to understand the latest question patterns and marking scheme, which emphasize concepts rather than rote learning. अब जो बच्चे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें रिपीटिव क्वेश्चंस जो मैंने ऊपर दिए हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करें, लेकिन पैटर्न के लिए न्यू सैम्पल पेपर्स ट्राई करें. नाउ इसमें से केस स्टडीज़ आ सकती हैं सिविक्स से, जिसमें से बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स होंगे. कंसेप्ट मैप्स बना लें और की टर्म्स ज़रूर हाईलाइट करें क्वेश्चन में. विजुअल टूल्स जैसे कंसेप्ट मैप, की टर्म्स, फ्लो चार्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं और क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. नाउ अवॉइडेबल लॉसेस, जो आप अवॉइड कर सकते हैं उनको ज़रूर अवॉइड करें, जैसे कि कटिंग करना, कॉन्साइज करना आंसर्स को. आप पॉइंट वाइज प्रॉपरली रिस्पॉन्स करें विथ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड डोंट हाईलाइट योर मिस्टेक्स. एंड लास्ट इज attempt the civics portion on separate sheet as the four topics has been divided in four, as history in separate sheets, civics in separate sheets and geography as well economics. So as per CBSE new guidelines, attempt in different answer sheets or make some divisions between all four parts of social science. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.